ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन एंड कैश, ये टॉपिक जो है बेटा स्टार्ट करते हो। तो लाइक शेयर्स है ना, तो शेयर्स की तरह क्या होता है, हम डिवेंचर का भी इस्तेमाल करते हैं कैश को अरेंज करने के लिए, या कभी कभी हम डिवेंचर का इस्तेमाल इसी से हमने क्या लिया होगा, कोई एसेट्स परचेज किया होगा, या हमने कुछ क्या करा होगा, रनिंग बिजनेस परचेज किया होगा, तो वहां पर हम उनको क्या कर देते हैं, सेटलमेंट के लिए जो है हम शेयर्स भी दिए थे, लास्ट चैप्टर में हमने सीखे थे, यहाँ पर हम उनको सेटलमेंट में हम उनको शेयर्स की जगह क्या दे रहे होते होंगे, डिवेंचर दे रहे होंगे, तो वो कहला जाता है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना, क्या ये क्लियर है? व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर क्या है? डेट है। डिवेंचर एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल कंपनी मार्केट से डेट अरेंज करने के लिए करता है, यानी बोरोइंग करने के लिए करता है। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा आपको? अब बोरोइंग करने के लिए करता है, यानी कि कैश अरेंज करने के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि कंपनी जो जिसको भी डिवेंचर दे रही है उसको डिवेंचर कंपनी कैश अरेंज करने के लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए दे रहा है डिवेंचर क्योंकि कंपनी ने उसको कुछ क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट किस चीज का करना है, या तो एसेट्स खरीदा है उसका पेमेंट करना था, या रनिंग बिजनेस खरीदा था उसका पेमेंट करना था। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये बहुत हद तक एक इसके जैसा मिलता जुलता है, शेयर्स के जैसा मिलता है, इसके जैसा मिलता जुलता है, शेयर्स के जैसे मिलता है। ठीक है ना, तो लगभग वही है, थोड़ा सा फर्क है। तो पहले हम यहाँ पर इसके अंदर कितने केस हैं, 2 केस। कितने केस हमें ये केसेस आ गए, 2 केस। व्हेन कंपनी परचेज एसेट्स एंड दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन कंपनी परचेज कंपनी परचेज एसेट्स, व्हेन कंपनी परचेज बिजनेस। तो ये 2 केस हमें करने हैं इसमें। ये आपका केस ए है और ये हमारा क्या है, केस बी। ठीक है ना, यहाँ पर कंपनी ने क्या खरीदा था, एसेट्स खरीदा था। ठीक है ना, एसेट्स का भुगतान ना करके कंपनी उसकी जगह क्या दे रहा है, डिवेंचर दे रहा है। यहाँ पर क्या है, कंपनी ने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा है और रनिंग बिजनेस का पेमेंट जो है ना करके उसको क्या दे रहा है, कंपनी डिवेंचर दे रहा है। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? इतना क्लियर हो गया? अब हमारा पहला केस कौन सा है, फर्स्ट केस कौन सा है, व्हेन कंपनी परचेज एसेट्स। तो हम लोग पहले इसको समझ रहे हैं। ठीक है ना, क्या ये क्लियर? ये जो आपने लिख लिया है यहाँ पर लिख लिया, उसको रब कर दो बेटा। केस ए, when company purchase assets, कंपनी ने क्या परचेज किया था, एसेट्स परचेज। तो कितनी एंट्री होगी बेटा यहाँ पर, हाउ मेनी एंट्री, 2 एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री किसका होगा, फर्स्ट एंट्री किसका होगा आपका, फॉर एसेट्स परचेज। तो एसेट्स परचेज की क्या एंट्री होगी यहाँ पर, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, सैलरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सही, क्या ये क्लियर? नरेशन क्या होगा, एसेट्स परचेज फ्रॉम जो भी फर्म, एसेट परचेज फ्रॉम जो भी फर्म। क्या ये क्लियर हो गया आपको? सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, हम उसे सेकंड एंट्री किसकी करेंगे, हम लोग उसे सेटलमेंट कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्या कर रहे होंगे, सेटलमेंट।
सेकेंड एंट्री, जब सेटलमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर वेंडर को क्रेडिट किया था तो वेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट और वेंडर के सामने क्या आएगा, एसेट्स की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? वेंडर को आपने क्या देना है, एसेट्स की कीमत देनी है ना, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप उसको दे क्या रहे हैं, डिवेंचर। जैसे आप पहले चैप्टर में क्या दे रहे थे, शेयर्स, यहाँ पर आप शेयर्स की जगह क्या दे रहे हैं, डिवेंचर्स। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हो सकता है कि आपने किसी से फर्नीचर किया या मशीनरी खरीदा 10 लाख की, ठीक है ना, और वो सामने वाला पार्टी ये कहा है कि आपसे मुझे कम से कम 2 लाख रुपए तो क्या चाहिए, कैश चाहिए, या मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए, या मुझे तो एक प्रोमिसरी नोट लिखित में चाहिए कि भाई, है ना, ऐसा। अरे बस मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो कैश के फॉर्म में भी चाहिए या इमीडिएट चाहिए, राइट। तो उस केस में जब हम उसको सेटलमेंट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर हमें क्या, अभी पहले इसको समझ लो फिर लिखना। तो अगर कुछ ऐसा पार्ट सेटलमेंट हुआ है कुछ, तो टू कैश, टू बैंक या बिल्स पेएबल अकाउंट भी क्रेडिट। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये कब आएगा, क्रेडिट कब होगा, इफ पार्ट settled by these modes। अगर पार्ट सेटलमेंट किसके द्वारा होगा, इन मोड्स के द्वारा हुआ होगा तो तभी जनरल एंट्री में आएगा। क्या ये क्लियर है? सारी बात समझ लो। अब अगर ये नहीं है, नहीं आएगा, तो हम देख क्या रहे हैं उसको। तो डिवेंचर्स की विशेषता क्या होती है कि डिवेंचर्स, जैसे शेयर्स के चैप्टर में जब आप शेयर्स कर रहे थे तो सेटलमेंट की एंट्री क्या होती थी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर टू शेयर कैपिटल ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू, हाँ, टू डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर के आगे जनरली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है पहले से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2% डिवेंचर अकाउंट। क्या ये क्लियर हो गया? अभी बस समझो। तो सेटलमेंट की एंट्री क्या बन गई, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या बिल्स पेएबल 2% डिवेंचर। क्या ये क्लियर हो गया आपको? ये परसेंटेज अगर 9% बेटा अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम, माइन इसका मतलब क्या हुआ, टू 9% डिवेंचर। नहीं बेटा गलत कह रहे हो, ये 9% डिवेंचर का मतलब समझे क्या हुआ कि ये जो जिनको भी डिवेंचर दिए जा रहे हैं उनको 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो डिवेंचर्स के क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स होते हैं। जैसे लोन होता है ना, हम बैंक से लोन उठाते हैं तो उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता है, उसी तरह से डिवेंचर्स एक तरह का क्या डेब्ट है, तो इस पे क्या देना होता है, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट जो होता है पहले से क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, फिक्स होता है। तो हमें यहाँ पर जिक्र करना पड़ता है कि ये जो डिवेंचर है ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले हैं। क्या ये क्लियर है? इसका यूज किसके लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री के लिए। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? लेकिन अपने को मेंशन करना होता है। शेयर के केस में क्या करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कितने परसेंट ये डिवेंचर्स। इज दिस क्लियर और नॉट? ये समझ में आया कि नहीं? तो फर्स्ट एंट्री क्या है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और फिर सेटलमेंट में वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश या बैंक या जो भी है टू %% डिवेंचर। मतलब से ये क्वेश्चन में गिवन देते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन, अभी हम करेंगे ना क्वेश्चन, अभी तो आप उसको समझोगे फिर क्वेश्चन करोगे तो आपको जो भी डाउट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसमें वैल्यू क्या आएगी, सवाल ये होता है। तो यहाँ पर जैसे शेयर्स में होता था नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय, अब जैसे शेयर कैपिटल में हमेशा क्या देती है उसकी फेस वैल्यू, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, इनटू क्या होगी, फेस वैल्यू। क्या ये क्लियर? अच्छा, शेयर्स में हमने सुना था ना, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो पार में कब होता था, जब इश्यू वैल्यू फेस वैल्यू के ही बराबर हो, तो उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। और यहाँ पर डिवेंचर दिए जा रहे हैं, तो अगर डिवेंचर जो है फेस वैल्यू में ऑफर किए जा रहे हैं तो वो
इशू एट पार होता है। अच्छा, इशू एट प्रीमियम कब होगा? कौन ज्यादा होगी? इशू वैल्यू जब फेस वैल्यू से क्या होती है? ज्यादा, तो उसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम। क्या शेयर को प्रीमियम में इशू किया गया था ना पिछले चैप्टर में? किया जा सकता था। उसी तरह से उनका डिवेंचर्स भी क्या हो सकती है? प्रीमियम में इशू किए जा सकते हैं। तो अगर प्रीमियम में डिवेंचर्स को हमने इशू किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आएगा समझ में? तो सेकंड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम हर बार आएगा या डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? इशू वैल्यू क्या रखी गई थी कंपनी के? क्या ये क्लियर है? राइट। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? तो जैसे ये नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू फेस वैल्यू की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीवी। पीवी मींस प्रीमियम पे। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? क्या ये क्लियर हो रहा है? एनी डाउट इन दिस? राइट। और अगर डिवेंचर उसको पार में इशू हुए तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा एंट्री में। अगर डिवेंचर के माध्यम से पूरा अमाउंट सेटल हुआ है तो फिर ये कैश बैंक भी नहीं आएगा एंट्री में। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? इतना समझ में आ गया? तो ये भी कंडीशनल है और ये भी क्या है? कंडीशनल है। स्टार कैश तब नहीं आएगा जब बोला ना गया। अगर मैंने कहा कि सिद्धार्थ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम माही लिमिटेड फॉर ₹12 लाख, इतना मैंने कहा तो क्लियर हो रहा है कि ये एसेट परचेज किया जा रहा है। फिर लिखा आगे सिद्धार्थ लिमिटेड इशूड -% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला है कि क्या कुछ पार्ट में सेटलमेंट हुआ है क्या। तो फिर अगर कुछ कहा नहीं गया है इसका मतलब पूरा का पूरा सेटलमेंट डिवेंचर के थ्रू हुआ है तो जनरल एंट्री में कैश आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह रहा होता कि सिद्धार्थ लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम माही लिमिटेड एंड सेटल्ड ₹2 लाख बाय कैश पेमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स, तब उस केस में कैश से भी सेटलमेंट हो रहा है तो सेटलमेंट के एंट्री में तो कैश भी आएगा और डिवेंचर भी आएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? अगर मैंने कहा कुछ बैंक ड्राफ्ट दिया गया है और बाकी के लिए डिवेंचर गया तो बैंक आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो मैं क्वेश्चन को ढंग से क्या करना होगा? क्लियर करना होगा कि क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। अगर एसेट्स लिया गया है तो एसेट्स वाली एंट्री होगी और अगर बिजनेस खरीदा गया है तो फिर बिजनेस वाली परचेज की एंट्री होगी। क्या ये क्लियर हो गया? और सेटलमेंट कैसे हो रहा है उसके लिए मैं क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? इसमें कोई डाउट? अच्छा, क्या शेयर पार में इशू होते थे? क्या शेयर प्रीमियम में इशू होते थे? क्या शेयर डिस्काउंट में इशू हुए? नहीं। शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। इवन जो फॉरफीचर के टाइम में जब हम रीइशू करते हैं वहां पर भी आपने गौर किया होगा रीइशू कम कीमत में कर दिया जा रहा था तो हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं कर रहे थे, वहां पर शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर रहे थे। राइट। लेकिन डिवेंचर जो है वो पार में भी इशू हो सकते हैं। डिवेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट आल्सो। ये याद रखना है। तो इसलिए मैं चाहता तो आपको बोलता जैसा शेयर है वैसे ही कर लो, लेकिन फर्क क्या है कि डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो सेटलमेंट की एंट्री में डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट में इशू है तो डिस्काउंट भी आएगा। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक और डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या ये क्लियर हो गया? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कब होगा? जब डिवेंचर ऑफर जो किए थे वो डिस्काउंट में ऑफर किए। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? वही नंबर ऑफ डिवेंचर इशू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट वैल्यू डीवी। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ आपको? राइट। जनरल एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू कब आएगा? जब डिवेंचर किसमें दिए गए हो? जनरल एंट्री में प्रीमियम कब आएगा? जब डिवेंचर प्रीमियम में इशू। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अगर डिवेंचर प्रीमियम में इशू किए जाते हैं, जब डिवेंचर किसमें इशू हुए हैं तो कंपनी को ज्यादा डिवेंचर देने पड़ते होंगे या कम डिवेंचर देने पड़ते होंगे? नहीं बेटा,
अब होता क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर हम क्यों दे रहे हैं, वाई बेटर, हम डिवेंचर क्यों इशू कर रहे हैं, तो एक वर्किंग नोट इसमें करना होता है बेटा, इस चीज के लिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, इसका एक कैलकुलेशन करना होता है। अब एक कैलकुलेशन कैसे होगा कि जो भी ड्यू अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इशू वैल्यू, इशू वैल्यू से डिवाइड करना होता है। और इशू वैल्यू कैसे होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू। अब ये बताओ कि अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो आंसर ज्यादा आएगा या कम आएगा, बताओ, कम आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर शेयर प्रीमियम में इशू हुए तो नंबर ऑफ डिवेंचर क्या आएंगे, कम आएंगे, क्योंकि इशू वैल्यू तो क्या होती है, ज्यादा होगी नीचे वाली। और अगर इशू अगर डिस्काउंट में होंगे, सपोज कर लीजिए फेस वैल्यू 100 है, अब 10% अगर प्रीमियम है तो ये इशू वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। तो अगर ऊपर जो भी वैल्यू है, मान लीजिए ऊपर है 2,20,000, कितना है, तो अगर 2,20,000 को 110 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, सही। अगर 2,20,000 को मैं 110 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, करो कैलकुलेट करो ना, करो कैलकुलेट करो। $2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 कितना है 2000 आएगा, राइट। लेकिन अब अगर मान लीजिए मैं इसको बार में इशू करता तो फेस वैल्यू इशू वैल्यू बराबर होती, तो ये 100 से डिवाइड होता, तब 2,20,000 डिवाइडेड बाय 100 करो तो कितना आएगा, बोलो सीधा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 100 2200 आएगा, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं कहूं डिस्काउंट है 10% का, तो फिर इशू वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। और अगर मैं 2,20,000 को 90 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, करो करो डिवाइड करो, सर 244.44 कितना है, पॉइंट में आ रहा होगा, पॉइंट में कितना आ रहा होगा, 2,444.4 ऐसा जा रहा होगा। तो देखो आप गौर करो ना कि अगर डिवेंचर इशू हुए थे प्रीमियम में, अगर इशू किसमें हो रहे हैं, प्रीमियम में, तो डिवेंचर्स कितने इशू करने पड़ रहे थे, 2000। अगर वो इशू किसमें हो रहे हैं, पार में, तो संख्या बढ़ रही है, और जब ये डिस्काउंट पे हो रहे हैं तो और ज्यादा संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब अगर डिवेंचर कंपनी प्रीमियम में जारी करती है तो कंपनी को कम डिवेंचर देने पड़ते हैं, पार में देगा तो थोड़ा ज्यादा देने पड़ेंगे, और डिस्काउंट में अगर दिया है तो ज्यादा नंबर ऑफ डिवेंचर देने पड़ेंगे सेटलमेंट के लिए। अब जो इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो किस पे निकलता है, फेस वैल्यू के हिसाब से। तो होगा क्या कि जो इसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तो नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर कम होंगे तो इंटरेस्ट भी क्या देना पड़ेगा, कम। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएंगे, ज्यादा, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ज्यादा, और इसमें तो और ज्यादा देना पड़ जाएगा। समझ में आया कि क्या ये क्लियर हो रहा है। तो अगर सेटलमेंट के लिए कंपनी डिवेंचर का यूज कर रही है, तो अगर कंपनी उनको प्रीमियम चार्ज कर रही है उनसे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी को क्या देने पड़ेंगे, क्या ये क्लियर हो गया, आई बात समझ में, इज दिस क्लियर। तो अभी हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, मैंने ये बताया आपको कि जैसे शेयर जो कैश के लिए यूज करते थे वैसे डिवेंचर भी कैश के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इस शेयर्स को हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी यूज कर सकते थे, वैसे डिवेंचर का भी इस्तेमाल कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है।
क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से आ गया, जो कि आता भी है, कभी शेयर से आता है, कभी किससे आता है, डिवेंचर से आता है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। अरे बात समझ में? अब जो कंसेप्ट वहां थे वो यहाँ तो लगते हैं, लेकिन थोड़ा एडिशनल क्या था कि डिवेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट में भी इशू हो सकते हैं, जबकि शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होते। तो सेटलमेंट की एंट्री में यहाँ पर एड ऑन क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंसेप्ट कराते ही नहीं। वो कहते हैं कि जैसा शेयर्स है वैसे ही क्या है, डिवेंचर है, और शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर देना परसेंटेज डिवेंचर से, काम खत्म और टॉपिक भी खत्म, इतना ही बोल। लेकिन मामला फंस जाएगा अगर डिवेंचर किसमें इशू हुए हैं, ये क्लियर हो गया? और एक और 2 टिपिकल केस बनते हैं इसमें, जो कि आपको समय के साथ बताया जाएगा। कितना क्लियर हो गया बेटा? अब किस चीज की जरूरत है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप क्या करें, अप्लाई करें। समझ में आए? तो आप लोग अपनी टीएस ग्रेवाल को ओपन करिए, और टीएस ग्रेवाल में ओपन करने के बाद आप इसमें जो है टॉपिक ओपन करिए 9.78 ओपन कर लिया। 9.78 ओपन कर लिया बेटा। ये मेरे पास जो बुक है ये बेटा नई वाली बुक है, 2025 का एडिशन। लोन आपके पास बुक नहीं है। इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं बेटा, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का कर रहे हैं। मिल गया ना आपको? तो इसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको जॉय लिमिटेड वाला। हाँ, तो जॉय लिमिटेड वाला क्वेश्चन करेंगे। पुरानी बुक माहिन आपके पास नई बुक है, पुरानी बुक है? पुरानी है। उनको पेज नंबर बताओ। आपके पास कौन सी बुक है? नहीं है, पुरानी नहीं है। आपका इनका नई वाली के लिए कौन सा पेज नंबर है रोहन? नई वाली में 9.7। 9.7 जॉय लिमिटेड का क्वेश्चन मिल गया, सबको मिल गया जॉय लिमिटेड का। ठीक है, माहिन रीड करो बेटा। 9.9 लाओ यहाँ उनको। इतना पुराना सा काम नहीं चलेगा, नया बोलो। रीड करेंगे जॉय लिमिटेड का क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ रीड करो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। रुक जाओ जरा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया इस टॉपिक का। कौन सी कंपनी है? जॉय लिमिटेड है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जॉय लिमिटेड लिखो। लिखो क्लास ऑफ टॉपिक में सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नंबर डालिए आपके बुक के अनुसार। फटाफट करो, फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। कितना दिन लगेगा फॉर्मूला बनाने के? एग्जाम में सर है क्या किस ये से लैब एग्जामिनेशन में खुला है नहीं?
ओपन कर लिए सबने? चलिए बना दिए, फॉर्मूला बना दिए। चलो फिर से इसको डिस्कस करेंगे, फिर से रीड करो मैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? क्या खरीदा गया है? बिल्डिंग खरीदा। किसने खरीदा है? किससे खरीदा है? वेंडर का नाम दे रखा है क्या? वेंडर का नाम दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर जो बिल्डिंग खरीदी गई है कितने की खरीदी गई है? 9 लाख की खरीदी गई है। और हमने उसका अमाउंट कैसे करके सेटल किया है? क्या कैश पेमेंट किया है या डिवेंचर के थ्रू किया है? तो यहाँ पर क्या हम जिससे भी खरीदा है उसको हम क्या दे रहे हैं? डिवेंचर दे रहे हैं। डिवेंचर इशू कर रहे हैं। क्यों इशू कर रहे हैं? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर हम जिसको भी डिवेंचर दे रहे हैं उससे हमारा पर्पस पैसा अरेंज करना नहीं है, बल्कि ये है कि पैसा ना देना पड़े, हमें उसे पैसा ना देना पड़े, हम उसे क्या दे दें? डिवेंचर। तो सवाल ये उठता है कि उस आदमी को क्या लाभ होगा? हमने किसी से, मान लीजिए आप किसी भी आदमी से, मान लीजिए कि आपने कहीं से बिल्डिंग खरीदी है, तो सामने वाला आदमी बोल रहा है बिल्डिंग लो और पैसा दो। अब तुम कह रहे मैं पैसा नहीं दूंगा, तो पैसा नहीं दोगे तो भाई तुमको बिल्डिंग क्यों देगा? अब हम पैसा तो नहीं दे रहे, क्या दे रहे? तो मुझे बताओ, सामने वाला आदमी डिवेंचर्स क्यों स्वीकार करेगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या रीजन, क्या फायदा होगा जो उसको डिवेंचर ले लेना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा उसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, उसको क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ना सिर्फ वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि डिवेंचर का पैसा भी एक समय के बाद लौटा देना होता है। यानी कि एक तरह से आप डिवेंचर के माध्यम से जो उसको आपने अभी पेमेंट करना था उसको थोड़ा डिले करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? डिले करवा रहे हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि डिवेंचर देने के बाद आप उसको पैसा दोगे ही नहीं, क्योंकि डिवेंचर एक तरह का ऋण है। डिवेंचर एक तरह का क्या है? ऋण है, और ऋण को लौटाना तो होता ही है। तो आज नहीं लौटाओगे तो कुछ साल बाद लौटाओगे। समझ में आया कि नहीं है? और उस लौटाने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसके एवज में आप उसको ब्याज देते रहोगे। क्या देते रहोगे? ब्याज। समझ में आया कि नहीं है? अब ब्याज आप उसको जो डिवेंचर दे रहे हैं, क्या उसको कुछ रेट मेंशन है उसमें? क्या लिखा है? 10% डिवेंचर ऑफ 15,000। अब ये जो 10% है ये क्या है? ये उसको इंटरेस्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? कि आपने सामने वाले को ये कहा कि भैया मैं आपका 9 लाख का बिल्डिंग ले रहा हूँ और मैं आपको कैश नहीं पे कर पा रहा हूँ अभी, आप एक काम करो मेरे से डिवेंचर ले लो, मैं आपका पैसा 4 साल बाद लौटा दूंगा। सबको 4 साल ही बाद लौटाना था, आप उसको 4 साल बाद लौटा देंगे और तब तक आप उसको क्या देते रहे? उस पर इंटरेस्ट देते रहे। क्या देते रहे हो? और इंटरेस्ट कितना आपने ऑफर किया? 10%। आप समझ रहे हो? अब 10% इंटरेस्ट वो बोलेगा यार ये जो तुम मुझे भी पैसा दे देते इसको तो मैं बैंक में डिपॉजिट कर सकता था और उस पर भी तो मुझे इंटरेस्ट मिल सकता था, तो तुमको मैं डिवेंचर, तुमसे मैं कैश ना लेके डिवेंचर भला क्यों एग्री करूं? भाई आपने कहा कि उसको ये फायदा होगा कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो तो तुम अभी उसको पैसा दे देते तो उसको भी तो बैंक में जमा करके इंटरेस्ट ले सकता था, तो आपके डिवेंचर के लिए वो क्यों एग्री करेगा? यस, यहाँ पर वो तब एग्री कर सकता है कि जो आपने उसको डिवेंचर ऑफर की उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट में जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे क्या होगा? ज्यादा, तब वो आपके लिए कन्विंस हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये व्यवहारिक बात है। यानी जब कंपनी डिवेंचर ऑफर कर रही होती है सेटलमेंट के तौर पर, तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखती है? बैंक के इंटरेस्ट रेट से क्या रखती है? हाई रखती है। तभी तो लोग उसके डिवेंचर के लिए एग्री करेंगे ना। अरे बस समझ में, यहाँ पर मर्जी कंपनी की नहीं चलती है ना, मर्जी किसकी चलती है? वेंडर की। वेंडर उसके लिए तैयार है या नहीं? क्या ये क्लियर हो रहा है? अब मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? चलो इसमें एसेट नहीं लिखोगे, तुम बोलो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पर बिल्डिंग का नाम दे रखा, एसेट्स का नाम है। क्या नाम है एसेट्स का? तो आप क्या लोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। करो चलो फर्स्ट एंट्री करो शाबाश। डेट के उसमें क्या करोगे? डेट के उसमें हम x एंड x करेंगे, है ना? एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बोलो लाउडली बोलो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। करो शाबाश।
नरेशन क्या होगा? बिल्डिंग परचेज। नहीं बाय भी अपनी बुक में अपना नाम कभी नहीं लिखते हैं बेटा, क्योंकि जॉय लिमिटेड है ना हम लोग, इसमें खरीदने वाला कौन है? जॉय लिमिटेड। तो जॉय लिमिटेड अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोग के उसमें भी क्या होता है, हम लोग खरीदारी करते हैं कि नहीं करते स्कूल के लिए, हमने ये इंटरेक्टिव पैनल परचेज किए होंगे, तो जब उसकी भी तो एंट्री होती है, आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे यहाँ पर जो एंट्री होती है वो जनरल बुक में नहीं होती है, हमारे इसमें होती है टैली एंट्री। और टैली क्या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसमें जैसे एक एंट्री पुटअप करते हैं, उसका लेजर से लेके उसका ट्रायल बैलेंस से लेके उसका फाइनल अकाउंट साथ साथ तैयार होते रहता है। हमें आप जब पूछो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, सरप्लस में चल रहे हैं या डेफिसिट में चल रहे हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो हम लोग अपने उसमें नरेशन लिखते हैं। अरे बस नरेशन हम कभी नहीं लिखते हैं कि इंटरेक्टिव पैनल परचेज बाय केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भोपाल। अरे वो तो हमारी बुक है, तो हमने ही खरीदा होगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री लिख दी आप लोगों ने, ठीक है। अब बेटा आप ये सोचो कि सेकंड एंट्री क्या होगी। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट वेरी गुड, टू 10% डिबेंचर। वेरी गुड, इसके लिए क्लैपिंग दो भाई, शाबाश। आया समझ में आपको? इसमें हमने क्या बताया, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा। अब इसमें डिबेंचर किस पे इशू हुए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। और माइंड इसमें कुछ कैश वैश नहीं दिया गया है तो वो आएगा ही नहीं। और 2 कितने परसेंट डिबेंचर है ये, तो 2 10% डिबेंचर। करो बेटा एंट्री लिखो, शाबाश। सेकंड एंट्री लिखिए। आपको ये नोट्स दिखाएंगे, इसको देखते देखते एंट्री लिखो। लिख लिया एंट्री? क्या एंट्री लिखा? लाउडली बोलिए। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं बोले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। लिख दिया? लिख दिया सबने। अब इसमें वेंडर के सामने कितना अमाउंट आना चाहिए बेटा? एसेट्स की कितनी वैल्यू है, तो 9 लाख लिखो। लिखिए 9 लाख। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो भी है, यहाँ गौर करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो या परसेंटेज डिबेंचर हो या सिक्योरिटी प्रीमियम हो, इन तीनों का वैल्यू के लिए आपको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर दिए गए हैं, और दूसरा वो वैल्यू, यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट वैल्यू, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू। क्या ये क्लियर है? तो क्या इस क्वेश्चन में आपको ये बताए गए थे कि जो जॉय लिमिटेड ने सामने वाली पार्टी को कितने नंबर ऑफ डिबेंचर दिए? नहीं दिए हैं, नहीं बता रखे हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नीचे जो है एक वर्किंग नोट बनाओ। क्या बनाओगे? वर्किंग नोट। लिखो नीचे वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? किस चीज का वर्किंग नोट है ये? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? हाँ, तो बेटा पहले फॉर्मूला लिखो, ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू डेट। फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर क्या होता है, हम फॉर्मूले को लिखते नहीं है, फिर उसको याद भी नहीं करते, और बाद में हम भूल ही जाते हैं कि करना कैसे। सूत्र क्या है इसका, कि जितना ड्यू है उसी के लिए तो आप डिबेंचर दे रहे हो ना, तो ड्यू कितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय इशू। अब इसको रिप्लेस करो किससे? न्यूमेरिक वैल्यू से। तो बताओ ड्यू अमाउंट कितना है हमारा? कितना है? 9 लाख। तो देखो इक्वल टू 9 लाख, और 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख डिवाइडेड बाय, तो क्या उसने लिखा है फेस वैल्यू कितनी है? ऑफ ₹100 माइनस डिस्काउंट वैल्यू। तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? अच्छा, डिस्काउंट भी 10% है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का रेट भी क्या है? 10%। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो जो डिबेंचर के आगे जो रेट मेंशन होता है ना, उससे डिस्काउंट और प्रीमियम निकालने लग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना बोला गया है। तो साफ साफ लिखा है उसमें क्या? ऑफ ₹100 इज इशूड एट
each at a discount of 10%. issued at a discount of 10%. समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर है? तो 100 रुपए का 10% कितना होगा बेटा? 10. तो 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 90. समझ में आया? तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 90 बताओ कितना है? कितना है? 10,000. समझ में आ गया? क्या ये क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितने आ गए हमारे? कितने आ गए? 10,000. अब इनका अमाउंट लिख दो यहाँ पर. So what is the formula of discount and issue of debenture? Number of debenture. तो ब्रैकेट ओपन करके लिखो. यहाँ पर कितने बेटा फॉर्मूले में अमाउंट लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है. ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सही अमाउंट निकालना है. तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? 10,000 इंटू 10,000 इंटू बताओ इंटू 10. डिस्काउंट वैल्यू कितनी है? 10 थी कि नहीं थी? तो 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 लाख. और परसेंटेज डिबेंचर में कैसे होगा? 10,000 इंटू कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू आपको मालूम है क्वेश्चन में गिवन था कितना था? 100. तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10. क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वेंडर में आया हमारा 9 लाख. डिस्काउंट था हमारा कितना? 1 लाख. एंड परसेंटेज डिबेंचर हमारा कितना था? 10 लाख. इज दिस क्लियर? पहला क्वेश्चन आ गया समझ में? आप कुछ पूछना तो पूछो. देन क्लोज कर दो. फिर लाइन जो भी एक्स्ट्रा उसको क्लोज करो, कंप्लीट करो, इरेज करो. एक्स्ट्रा एक्सेस लाइन को इरेज करो. वर्किंग नोट को फॉर्मेट से बाहर रखना है. नरेशन क्या होगा इसमें? अमाउंट ड्यू टू वेंडर. अमाउंट ड्यू टू वेंडर मतलब जो अमाउंट ड्यू था किसको? वेंडर को. सेटल्ड बाय कैसे सेटल्ड किया हमने? सेटल्ड बाय इशूइंग 10,000 डिबेंचर. 10,000 कॉमा 10% डिबेंचर. 10,000 कॉमा 10% डिबेंचर. ठीक है ना? ठीक है ना? ऑफ ₹100 each. ऑफ ₹100 each at 10% डिस्काउंट. ये हुआ कंप्लीट नरेशन. नहीं तो सामने वाले का क्या है उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने एंट्री किस चीज के लिए की है. अक्सर क्या होता है बेटा, जब मेरा ऑफिस में मेरे पास 2 ऑफिस है, एक शिफ्ट 1 और एक कौन सा है? शिफ्ट 2. तो जब वो मेरे पास वाउचर लेके आते हैं, कोई भी पेमेंट करने से पहले मुझे ये चेक करना होता है कि इन्होंने सही हेड में बुक किया है कि नहीं किया है. तो वो एंट्री तो लेके आ जाते हैं मेरे पास. तो मुझे मालूम तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्यों ये एंट्री की गई है. तो नरेशन से मुझे आइडिया आता है कि ये एंट्री किस चीज के लिए की गई है. आई बात समझ में? अब इस नरेशन से आपको क्या क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या लिखा हमने? नरेशन क्या लिखी? अमाउंट ड्यू टू वेंडर. अमाउंट ड्यू टू वेंडर सेटल्ड किया गया है. यहाँ पर क्या हो रहा है? सेटल्ड हो रहा है. कैसे सेटल्ड हो रहा है? बाय इशूइंग 10,000 10% डिबेंचर, जो कि ऑफ रुपीस कितने का है? 100 का है. एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. क्योंकि बेटा क्या होता है कंपनी के केस में, क्या होता है कि डिबेंचर सिर्फ वेंडर को ही नहीं दिए गए होते हैं, डिबेंचर तो पब्लिक को भी दिए होते हैं. अब यहाँ पर तो हमने वेंडर लिखा है, नहीं तो वहां पर तो फर्म का नाम क्या, पार्टी का क्या होता है? नाम होता है. तो मालूम तो होना चाहिए कि आपने इसको क्यों दिए. इज दिस क्लियर? पहला क्वेश्चन आ गया समझ में? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. 2025 का जो बुक है उसका कौन सा क्वेश्चन है बताओ बेटे. मुझे वापस अब यहाँ पर अमृत लिमिटेड वाला मिल गया क्या आपको? अमृत लिमिटेड वाला क्वेश्चन मिल गया. इसको भी करते हैं. चलो पढ़ो इसको. कौन पढ़ेगा? सिद्धार्थ रीड करो.
Each of their services incorporating the company पास जर्नल एंट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या दिए हैं, क्या दिए हैं यहाँ पर हमने डिवेंचर दिए हैं। किसको दिए हैं बेटा डिवेंचर्स? किसको दिए हैं? प्रमोटर्स को डिवेंचर दिए। क्या आपने इससे पहले शेयर्स के चैप्टर में प्रमोटर्स का नाम सुना था? क्या उसमें आपको बताया गया था कि प्रमोटर्स कौन होते हैं? क्या बताया गया था? किसको नहीं पता? चलो हाथ खड़े करो, दोबारा बता देते हैं प्रमोटर्स कौन होते हैं। वेरी गुड, आपको नहीं पता और बाकी सबको पता है? आपको भी नहीं पता है? आपको पता है? चलो आप ही बताओ। प्रमोटर्स वो होते हैं जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है और रिमेनिंग जितने शेयर्स हैं वो प्रमोटर नहीं सर नहीं पता। और रौनक बताएगा है बेटा? कंपनी का फाउंडर। और रोहन बताएगा प्रमोटर्स का? प्रमोटर वो पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके माइंड में सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने यानी इनकॉर्पोरेट करने का आइडिया आता है। वो बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं और फिजिबिलिटी चेक के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बिजनेस को रन करने में जितने भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो भी जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको फिलअप करवाने का काम करते हैं। रोहन ने भी कुछ हद तक सही गया है लेकिन पूरा एग्जैक्टली सही नहीं है। देखो प्रमोटर्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस आइडिया को प्रमोट करते हैं। बिजनेस आइडिया को प्रमोट करते हैं मतलब उनका उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के लिए एक आइडिया सोचना और उस आइडिया को प्रैक्टिस में लाना, एक्चुअलाइज करना। और एक्चुअलाइज कोई भी आइडिया कब होता है? जब वो आइडिया एक्चुअल में स्टार्ट हो जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, वो सारे एफर्ट्स करते हैं जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। समझ में आया? अब जो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं उसमें तो क्या है, ओनर ही अपने आप में प्रमोटर होता है। कोई उसे किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे मन में आया कि मैं परचून की दुकान खोल लूं, इसके लिए मुझे क्या किसी को बोलने की जरूरत है? लेकिन ये पैसा मेरा लगना है, ठीक है ना, जगह मुझे अरेंज करनी है, रिस्क मेरा ही मेरा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक ऐसा देखूंगा कि भाई मार्केट में इस लोकेलिटी में कौन सा शॉप नहीं है, कौन सी चीज की कमी है, वही चीज का बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। एक सामान्य आदमी यही तो करता है, नहीं करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो वहां पर क्या होता है बेटा, बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा होता है। और बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक अकेला आदमी नहीं लगा सकता है। वो यानी कि ख्वाब बड़े हैं, ख्वाब हमारे क्या है, बहुत बड़े हैं। और उस ख्वाब के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उस ख्वाब को एक्चुअली मुझे व्यावहारिक तौर पे लाना है कि नहीं लाना है, इसके लिए मुझे कुछ एक्सपर्ट की आवश्यकता हो सकती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी मतलब जो भी इनिशियल उसके मेंबर होते हैं वो ये काम खुद ना करके कुछ प्रोफेशनल लोगों की सर्विस ले लेते हैं और उन प्रोफेशनल लोगों को बोलते हैं, देख ये हमारा आइडिया है, ये आइडिया को तुम हमें बताओ कि पहले तो इसको मतलब एक्चुअलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो वो आदमी क्या करते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीए या आपके इंजीनियर्स या मार्केट में इकोनॉमिस्ट, इन लोगों की टीम से उनको बता, उनकी टीम होती है, वो लोग उसका स्टडी करते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं कि हाँ भाई ये आइडिया सही है या नहीं, स्टार्ट करने लायक है भी या नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ करने लायक है, तो बोला ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरे लिए आगे की भी प्रक्रिया कर दो भैया, इसका रजिस्ट्रेशन करवा दो इस आइडिया का। तो वो बोलेगा अच्छा आपके डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे कुछ, और वो सारा काम ये करते जा रहा है किसके बिहाफ में, हम कुछ चुनिंदा लोगों के बिहाफ में। और बाद में जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पब्लिक को भी इसकी जानकारी देंगे और फिर उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। तो ये सारा जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में हम
कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना, और वो लोग पूरा काम करके दे रहे हैं आपको, यानी वो आपको बिजनेस स्टार्ट करके आपके हाथ में घुमा देंगे, समझना है? बिजनेस स्टार्ट करके मतलब आपकी सारी प्रक्रिया को पूरा करके दे देंगे आप। बेसिकली उनका काम होता है अप टू रजिस्ट्रेशन, कहां तक होता है उनका बेसिकली अप टू रजिस्ट्रेशन। तो इतने सारा अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है तो क्या वो चार्ज मिलेगा आपको? देगा कि नहीं देगा? तो जो भी आप उसको पेमेंट करोगे उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस। वो एक्सपेंस किस लिए हुआ, क्यों आपने उसको पेमेंट किया? एक तो उसने आपके आइडिया का पूरा स्टडी करवाया और पूरा आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको दिया, समझना है कि नहीं है? तो इस सेवा के लिए वो आपसे कुछ पैसा डिमांड करता है, तो उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं, पेड टू प्रोमोटर्स, किसको? किसको? प्रोमोटर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम? इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या कहते हैं बेटा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले तो वो आपसे मांगेगा ना, सबसे पहले तो आपसे क्या करेगा? मांगेगा, और फिर बाद में आप उसको भुगतान करोगे। तो बेसिकली ये दो स्टेप्स हो गए। क्या हो गए? दो स्टेप्स। अब यही चीज मैंने आपको शेयर्स के चैप्टर में भी बताया था, आपको लिखवाया भी हो, फिर से वही चीज आ गई देखो, यानी कि जैसे शेयर्स के केस में भी वो आया था, डिवेंचर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कैसे करना है इसे। तो वहां मैंने आपको क्या किया था, एक सिंगल एंट्री में ही काम करवा दिया था। अब मैंने क्या कहा कि पहले तो आपसे मांगेगा, फिर आप उसका भुगतान करोगे। तो यहाँ पर हम आपको क्या करवा रहे हैं, देखो देखिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रोमोटर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो ये भी एक तरह का क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश ही हो गया। वैसे देखा जाए तो हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन कैश में दो केस मैंने बताया, व्हेन कंपनी परचेज एसेट, व्हेन कंपनी परचेज बिजनेस। तो यानी कि एक और केस हो गया, केस सी है क्या, व्हेन कंपनी इशू डिवेंचर टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। सर्विस क्या मालूम चला आपको? उसने क्या सर्विस की है आपको? उसने आपके बिजनेस आइडिया को स्टडी करने से लेकर आपके बिजनेस आइडिया को रजिस्टर करने तक की पूरा कार्रवाई की है। तो उसके लिए आप उसको क्या करें? डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो इसमें कितनी एंट्री करेंगे हम लोग? हाउ मेनी एंट्री? 2 एंट्री। कितनी एंट्री करेंगे बेटा? हाउ मेनी एंट्री मेरे पास? 2 एंट्री करेंगे। फर्स्ट किसके लिए होगा? फॉर फर्स्ट एंट्री किसके लिए होगा बेटा? फॉर अमाउंट ड्यू, फॉर अमाउंट ड्यू, ड्यू करने के लिए, फॉर अमाउंट ड्यू। तो लिखिए इसमें एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री क्या होगी? तो लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। क्या ये क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, ठीक है। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, उसको हम क्या देंगे? उसके लिए सेटलमेंट करेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? फॉर सेटलमेंट। अब सेटलमेंट के लिए यहाँ पर क्या एंट्री होगी हमारा? डेबिट टू 10% ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर होगा प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट। क्या होगा पहले? तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट। तो बेटा जैसे अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, ये वाला पार्ट, ये एज इट इज इसके नीचे आ रहा है। आपके क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तैयार रहना है ऐसे केस के लिए कि प्रोमोटर्स कह रहा है कि कुछ तो मैं कैश दूंगा, पूरा डिवेंचर कैश में मैनेज नहीं करूंगा भाई। अरे बात समझ में?
क्या ये क्लियर है? तो जो यहाँ पर नीचे का हिस्सा है उसको एज इट इज इसके नीचे, हाँ हो सकता है, उसको फायदा होगा ना बेटा। अगर आप उसको डिस्काउंट में डिवेंचर दे रहे हो तो यानी कि आप उसको नंबर ऑफ डिवेंचर क्या दोगे, ज्यादा, और फिर नंबर ऑफ डिवेंचर ज्यादा बनेंगे तो उसको इंटरेस्ट क्या बनेगा, ज्यादा। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हरी बात समझ में? जितना डिस्काउंट में दोगे, यानी कि देखो कोई भी चीज है, अगर मैं जमीन कम कीमत में मिल रही है तो मैं ज्यादा जमीन खरीद पाऊंगा ना, तो डिस्काउंट में होगा तो ज्यादा डिवेंचर मिल पाएंगे, प्रीमियम में होगा तो कम डिवेंचर मिलेगी। समझे? पार में होगा तो जितने उतने मिलेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, देन टू वैसे जैसे था कैश या बैंक या बिल्स पेबल, है कि नहीं, देन टू -% डिवेंचर अकाउंट, सॉरी and to securities प्रीमियम अकाउंट। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया? ये लिख दीजिए आप। अब ये डिस्काउंट कंडीशनल है और प्रीमियम भी क्या है, कंडीशनल है, और कैश भी क्या है, कंडीशनल। समझ में आया क्या? अब यही अगर प्रमोटर्स की जगह हमने किसको दिया होता है, ये अंडरराइटर को, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की जगह क्या हो जाएगा, अंडरराइटिंग कमीशन, बस बाकी से हो गया। क्या ये क्लियर? एनी डाउट इन दिस? और फिर प्रमोटर की जगह क्या हो जाएगा, अंडरराइटर। तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रमोटर्स अकाउंट या अंडरराइटर अकाउंट भी हो सकता है। समझ आया? अगर प्रमोटर की जगह किसको दिया है, अंडरराइटर, और जो तुम कह रहे थे बेटा वो अंडरराइटिंग करता, कि हमने क्या किया कि हमने डिवेंचर की अंडरराइटिंग करवा ली। फिर हो सकता है कि हमें लगता है कि डिवेंचर्स हम मार्केट में ऑफर तो कर रहे हैं और ब्याज भी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक का अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या होगा। तो जैसा शेयर्स में होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेम वैसे ही डिवेंचर के केस में भी होता है। क्या क्लियर है? तो वहां पर भी मिनिमम 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है, नहीं है तो आप किसी को भी डिवेंचर अलॉट नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर है? अरे बस समझे? तो अगर ये हमने डिवेंचर प्रमोटर की जगह किसको दिए होते, अंडरराइटर को, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन अकाउंट एक्सपेंस की जगह क्या हो जाएगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। तो ये भी आप ऐड कर दो बेटा यहाँ पर, है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के ऊपर ही क्या लिख दो, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। क्या ये क्लियर है? और हमने टॉपिक क्या लिखा था, वैसे हमने टॉपिक क्या लिखा इसमें, इशू ऑफ, है ना, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर। तो हम यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर ऑब्लिक अंडरराइटर। समझ में आया? So this is the topic, issue of debentures to promoter या underwriter. Is this clear? क्या ये समझ में आ गया? तो कितने स्टेप में एंट्री हो जाएगी, 2 स्टेप। पहले तो वो सामने वाला क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है, अब आप उसको पैसा ना दे रहे, क्या दे रहे, उसकी जगह पे डिबेंचर। ठीक है ना? तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, तो प्रमोटर या अंडरराइटर, ये चीज हम पहले बता रहे थे, लेकिन आपको मैंने जब वो एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको सिंगल एंट्री में करवाया था। यहाँ पर मैं आपको कितने स्टेप्स में करवा रहा हूँ, 2 स्टेप। बेटर है आप लोग क्या करना, 2 स्टेप नहीं करना, इसमें करना
यूज करें। क्या ये क्लियर? आर यू समझ में? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट? अब उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या था क्वेश्चन? फिर से पढ़ो। हमने इसको 1006% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 to Amit and Bhaskar promoters. Each for their service incorporating the Bhaskar. हाँ, किसको दिया? ईच को दिया है क्या? Yes sir. ईच फॉर देयर सर्विसेज। तो यहाँ पर फिर से पढ़ो क्या लिखा है इसमें? अमित लिमिटेड ने क्या किया? इश्यू किया 1000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच टू अमित एंड भास्कर ईच फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है ना? अब यहाँ पर बेटा क्या ये बताया गया है कि हमने वो हमसे कितना ड्यू कर रहे हैं? 1000 दोनों को ही हमने 1000 डिवेंचर दिए हैं पहली बार। अरे बस समझ में? और दोनों ही हमारे क्या हैं? प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स है तो दोनों को ही जो हम दे रहे हैं वो एक तरह का क्या? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। इतना समझ में आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अब उसमें उनका नाम क्या है? अमित भास्कर। हाँ, तो अमित अकाउंट टू भास्कर अकाउंट। समझ में आया कि नहीं है? लिखो, अलग अलग है ना दोनों, एक पार्टी नहीं है। चलिए करिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, करो करो। क्या वो परसेंटेज है? हाँ, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में कितना अमाउंट है? 2 लाख है? 2 लाख। ये तूने कैसे निकाला? रवि 1002 फेस वैल्यू हाँ, और भास्कर की 1002 फेस वैल्यू। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि वो सामने वाले कितना पैसा मांग रहे हैं। सर रोहन के डायरेक्ट आए 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट। हमें ये नहीं पता है कि सामने वाला कितना पैसा मांग रहा है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि हम उसको दे क्या रहे हैं। यस तो अगर उतना ही दे रहे हैं और सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब इतने में ही बात हुई होगी। तो हमने दूसरा कौन है? यहाँ पर पहला कौन पार्टी है? अमित। अमित है, तो अमित को हमने कितना डिवेंचर दिया? 1000 डिवेंचर और 100 रुपए का है। अब इसमें प्रीमियम कुछ बोला नहीं किया, इसका मतलब उतना ही देना था। तो 1000 × 100 कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि 1 लाख का इसको देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अमाउंट डेबिट, वो हो जाएगा जितना हमने अमित और दूसरा कौन है? भास्कर। अमित और भास्कर दोनों के मिलाकर जो अमाउंट है वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो बताओ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में डेबिट कितना अमाउंट हो गया? 2 लाख। तो लिखो उसमें 2 लाख। और इसमें कितना हो जाएगा? अमित के उसमें कितना जाएगा? 1 लाख। और भास्कर के उसमें भी कितना आ जाएगा? क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आ गया बेटा? एनी डाउट इन दिस? अब सेटलमेंट की एंट्री होगी यहाँ पर। तो सेटलमेंट की एंट्री क्या करोगे आप? रवि भास्कर के अकाउंट को डेबिट कर अमित अकाउंट डेबिट, भास्कर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। करो इसको। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कल हम फिर ये वाला नहीं करेंगे, एसेट्स वाला। कौन सा वाला करेंगे? बिजनेस वाला। व्हेन कंपनी परचेज बिजनेस। ठीक है। तो क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लीजिए फटाफट।
चलिए 2 ही क्वेश्चन है होमवर्क में, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि आपके उसमें बेटा देखो, बी लिमिटेड इशू 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, है क्या? ऐसे ये वाला रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,35,000। सो दिस 2 क्वेश्चन आर होमवर्क है, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन होमवर्क? 2 क्वेश्चन। रिलायंस वाला न्यू बुक में नहीं है। कोई बात नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, न्यू बुक है क्या? चलो न्यू बुक का भी देख लेते हैं। बी लिमिटेड वाला कर लिया क्या आपने? हाँ, ये तो होमवर्क है, बी लिमिटेड वाला होमवर्क है। देन अच्छा, एक ग्राउंड लिमिटेड करके भी एक है, जिसमें अपने को क्या दिया है? नई बुक में तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा वाला? बी लिमिटेड वाला, ठीक है ना। तो ये इसमें से आपको एक तो बी लिमिटेड एंड रिलायंस लिमिटेड वाला क्वेश्चन दोनों क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ये किसकी बुक है? ये 2024 आपकी। इसको बेटा ग्रुप में क्या कर देना, डाल देना, और जो आज का काम दिया है उसको क्या कर देना, एंट्री जो लिखवाई है उसको भी ग्रुप में आप शेयर कर देना कि दीज आर द वर्क और द स्टूडेंट मस्ट टुमारो morning when all the student will come, then they have to mandatory complete the work and show it, else they will not come to the class। ये डाल देंगे। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है सर, जो भी बच्चे आएंगे उनको यहाँ चेक अंदर तभी आने देना है जब वो क्या है पेरेंट के ग्रुप में डाल दीजिए। मैंने मैसेज भी डाल दिया कि डिसअपॉइंटिंग है, और आप डाल दीजिएगा कि ये यहाँ से काम करवाया गया है, तुमने जाते ही डाल देना, ठीक है ना। और ये काम पेरेंट्स सुनिश्चित करें कि कल बच्चे जब स्कूल आएँ तो ये करके आएँ, अन्यथा वो स्कूल ना भेजें, ठीक है ना। फिर नहीं तो हमें वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसका है?